नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे विशेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। आज हमने विशेषण से जो क्वेश्चन ले रखा है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर लाइव क्लासेज ले लिया करिए। मेरे दोस्तों, आपको अभी लाइव क्लासेस तो नहीं मिल पाएंगी, लेकिन अभी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती रहती हैं। और टाइमिंग की जहाँ तक बात है कि कब आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल पाएंगी, तो 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे से और 8 बजे के बीच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड हो जाया करेंगी। हम आपको हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण अल्टरनेट करके पढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित पूछे गए होंगे या उससे संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले होते हैं, वो सभी प्रश्न हम यहाँ पर कराते हैं आपको। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय लिए आज क्लास के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न कह रहा है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? आपको बताना है कि यहां पर विशेषण शब्द कौन सा है। यह कह रहे ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, तो ये किस प्रकार का विशेषण है, ये बताना है आपको। अब ये बताना जरा, दूध क्या होगा? संज्ञा होगा। दूध तो आपका संज्ञा हो जाएगा, लेकिन संज्ञा है दूध तो कैसा है? ये परिमाण की बात करता है, ये बात करता है परिमाण की। और ध्यान रखना कि दूध को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है गणनीय संज्ञा और तीसरा होता है अगणनीय संज्ञा। तो इसको हम लोग दूध को गिन नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि 1 दूध 2 दूध, लेकिन हम लड़कों को गिन सकते हैं, 1 लड़का 2 लड़का। व्यक्ति को गिन सकते हैं, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति। यानी जिनको हम गिन सकते हैं, 1 पेड़ 2 पेड़, 1 कलम 2 कलम, तो जिनको हम लोग गिन सकते हैं वो आपके गणनीय संज्ञा होती हैं। और ध्यान रखना है कि गणनीय संज्ञाओं के साथ, गणनीय संज्ञाओं के साथ, गणनीय संज्ञाओं के साथ संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं, संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। और अगणनीय संज्ञाओं के साथ हम लोग परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं, विशेषण का प्रयोग करते हैं। साथियों, ध्यान रखना कि जितने भी अगणनीय संज्ञाएं होती हैं वो सभी परिमाण की बात करती हैं, चाहे वो दूरी हो चाहे मापतौल हो, ये सभी परिमाण की बात करती हैं। तो जब हम कहते हैं कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, तो पहली बात बहुत दूध देती है। यहां पर जो बहुत शब्द है आपका, ये दूध क्या है? परिमाण की बात कर रहा है। और इसकी विशेषता, एक संज्ञा भी है दूध, तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत शब्द बता रहा है। इसका अर्थ है कि जो बहुत होगा ये आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। सार्वनामिक विशेषण की जहां तक हम लोग बात करते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में भी चर्चा किया था कि यह वह ये सार्वनामिक विशेषण होते हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कुछ और कोई, कुछ और कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम लोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कि हम कहते हैं क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है आपका। इसका भी प्रयोग हम लोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में करते हैं। इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, जो और सो, जो सो, इनका भी प्रयोग हम लोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में करते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना है कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं और कुल सर्वनामों की संख्या 11 मानी गई है, जो मूल सर्वनाम होते हैं। लेकिन अगर इसके भेद की बात करते हैं तो 6 भेद होते हैं। इन 6 भेदों में से जो 2 सर्वनाम होते हैं, जिसमें कि एक है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, और अंतिम एक होता है आपका निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इन 2 सर्वनामों को छोड़ करके शेष सर्वनामों का प्रयोग हम लोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में कर सकते हैं। तो ये भी हम लोगों ने जान लिया। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जो संख्याओं की बात करते हैं, यानी जिनका प्रयोग हम लोग गणनीय संज्ञाओं के साथ करते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और गुणवाचक, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणों का बोध कराते हैं, उसके गुण दोष का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
अब आप कहेंगे कि अगर दोष का बोध करेंगे तो दोषवाचक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, उसको भी गुणवाचक के ही अंतर्गत रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि वह अच्छा आदमी है, तो हम कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति है, या हम कहते हैं कि बुरा व्यक्ति। तो आप देख सकते हैं कि व्यक्ति एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और इसका जो गुण बता रहा है वो अच्छा शब्द बता रहा है, बुरा शब्द बता रहा है, तो ये आपके गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। अब यहां पर जो अंतिम लाइन कहा कि बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, ये अगर बात आप नहीं जानते हैं तब भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर, यानी जब भी हम लोग दो प्राणियों या दो वस्तुओं में तुलना करते हैं, आपस में तुलना करते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना कि विशेषण की उत्तरावस्था का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि राम श्याम से अच्छा है। मैंने कहा कि राम श्याम से अच्छा है, श्याम से अच्छा है। तो अब जरा मुझे एक बात बताना कि राम श्याम से अच्छा है, राम और श्याम के बीच में तुलना कर रहे हैं। और दो बातें जान लीजिए। पहली बात तो तुलना की जब दशा होती है तो यहां पर विशेषण की उत्तरावस्था प्रयोग में आती है। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था प्रयोग की जाती है। उत्तरावस्था में से शब्द का प्रयोग किया जाता है और उत्तमा में वहीं सबसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसकी उत्तरावस्था हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें एक अवस्था है आपका मूलावस्था, मूलावस्था, दूसरा होता है आपका उत्तरावस्था, और तीसरा होता है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, बहुत ध्यान से देखना, यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है मूलावस्था। मूलावस्था जब विशेषण अपनी मूल अवस्था में होता है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि अच्छा, अच्छा, तो अच्छा शब्द क्या है, यह विशेषण अपनी मूलावस्था में। जैसे हम कहते हैं ना कि वह एक अच्छा लड़का है, तो भाई वह एक अच्छा लड़का है, लड़के की विशेषता अच्छा शब्द बता रहा है, तो वो केवल हमें ये सिंपल शब्दों में कहते हैं कि वह एक अच्छा लड़का है। तो जो अच्छा शब्द है ये मूलावस्था में होता है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि वह श्याम से अच्छा है, तो भाई श्याम से अच्छा है यानी दो लोगों के बीच हमने तुलना कर दिया। अगर दो लोगों के बीच हमने तुलना किया है तो वहां विशेषण की उत्तरावस्था प्रयोग में आती है, और यहां पर विशेषण के साथ तर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है कि विशेषण के साथ तर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात और, सभी विशेषणों के साथ कभी भी तर और तम प्रत्ययों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे अच्छा, तो अब ये नहीं कहेंगे कि अच्छा तर, या ये नहीं कहेंगे कि अच्छा तम। तो अच्छा से अगर इसकी उत्तरावस्था बनाते हैं तो या तो हम कह देते हैं कि तर प्रत्यय का प्रयोग होता है, या फिर हम लोग कहते हैं कि यहां पर विशेषण से पहले, यहां विशेषण से पहले हम लोग से शब्द का प्रयोग करते हैं, से लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि वह श्याम से अच्छा है, इसका मतलब है कि विशेषण से पहले से शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जब हम उत्तमावस्था की बात करेंगे तो उत्तमावस्था में विशेषण के साथ तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। किसका? तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। या फिर हम करते क्या हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि विशेषण से पहले सबसे शब्द लगा देते हैं, सबसे शब्द लगा देते हैं। अब ध्यान रखना है कि मूलावस्था में किसी से तुलना नहीं होती, लिख लेना, तुलना नहीं होती, तुलना नहीं होती। उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना होती है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना होती है। और उत्तमावस्था में एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना
एक से अधिक व्यक्तियों से होती है, एक से अधिक व्यक्तियों से की जाती है। तो अब आप जान गए होंगे कि मूलावस्था में एक दूसरे से किसी के बीच तुलना नहीं होती है, कोई तुलना नहीं होती है। लेकिन उत्तरावस्था की बात करते हैं तो दो व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है, और उत्तमावस्था में एक व्यक्ति की तुलना एक से अधिक व्यक्तियों से होती है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि श्याम कक्षा में सबसे अच्छा विद्यार्थी है, तो मैंने कहा कि सबसे अच्छा विद्यार्थी है, यानी क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं उसमें सबसे अच्छा श्याम होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 3 नंबर की। ये वही बात हो गई कि कोई शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है। अब ध्यान रखना कि कोई शब्द विशेषण तो है नहीं, क्योंकि अगर हम कोई की बात करते हैं भाई तो कोई तो एक सर्वनाम है, ये क्या है, सर्वनाम है। तो फिर विशेषण कैसे होगा? विशेषण तभी हो सकता है जब यह सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, यानी किसी संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषताओं का बोध करा रहा हो, उसकी जानकारी दे रहा हो। तो यहां पर हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। और मैंने बताया है कि सर्वनाम जो होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6 भेद होते हैं इसके, जिसमें कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्षमा चाहता हूं, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ करके शेष सर्वनाम का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में कर सकते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और हम लोगों ने उत्तमावस्था को जान लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करे यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह क्या है? ध्यान रखना, ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि इसमें यह क्या है। पहले ये बताना कि यह के बाद घोड़ा आ गया है, यानी पहले सर्वनाम है और उसके बाद संज्ञा दे दिया है। अगर संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया हो तो ध्यान रखना कि सर्वनाम यहां पर एक सर्वनाम के रूप में नहीं बल्कि सार्वनामिक विशेषण के रूप में आया होता है, इसलिए यह जो शब्द होगा यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो यह बात आपको ध्यान में रखना होगा कि यदि किसी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की विशेषताओं को बताने के लिए किया जाता है तो ऐसे सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यह क्या हो जाएगा भाई? ये जो हो जाएगा ये सार्वनामिक विशेषण होगा। अब ध्यान रखना यहां पर प्रविशेषण दिया हुआ है, तो प्रविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण की विशेषताओं को बताते हैं। प्र का मतलब होता है पहले, यानी विशेषण से पहले आकर के अगर विशेषण की विशेषताओं को बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। गुणवाचक नहीं होंगे, गुण का बोध नहीं करा रहा है ये। और संख्यावाचक किस लिए नहीं होगा कि संख्या का बोध ये करा नहीं रहा है। एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं, मेरे दोस्तों ध्यान रखना है आपको एक बात कि अगर इसी सेंटेंस को, यह घोड़ा अच्छा है, इसी सेंटेंस को हम लिख दें कि यह अच्छा घोड़ा है, यह अच्छा घोड़ा है, तो यह का प्रयोग जो है, यह का प्रयोग ये निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में किया जाएगा, क्योंकि घोड़ा यहां पर है, संज्ञा यहां पर है और संज्ञा के पहले यह का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे बढ़ेंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कह रहे पर्वतीय में कौन सा विशेषण है? अब ध्यान रखना, ये कह रहे संख्यावाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है और सार्वनामिक विशेषण है। मेरे साथियों, अगर विशेषण को पहचानना है, जैसे आपको कह रहा कि पर्वती, सबसे पहले हम पर्वत की बात कर लेते हैं। पर्वत जो होता है ये संज्ञा है, और संज्ञा कैसी है? तो आप कहेंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है, ये आपका जातिवाचक संज्ञा है पर्वत। इसके बाद यहीं से बना हुआ है पर्वती, ई प्रत्यय लग जाता है तो बन जाता है पर्वतीय। पर्वती ई प्रत्यय लगने से बना हुआ है। ये जो पर्वतीय शब्द है ना, हम जैसे कह देते कि पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, तो जरा बताना कि प्रदेश क्या है? प्रदेश तो एक संज्ञा है, प्रदेश क्या है? संज्ञा है। और प्रदेश अगर संज्ञा है तो ये जातिवाचक संज्ञा होता है, ये आपका संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषताओं को, भाई कैसा प्रदेश है? तो आप कहते हैं पर्वतीय प्रदेश है। तो कैसा प्रश्न करने से अगर उत्तर मिलता है तो ऐसे विशेषण को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। यानी पर्वतीय जो होगा यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, यह गुणवाचक विशेषण हो जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज विशेषण के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे भी आते हैं, वो सभी हम कर ले रहे हैं। कह रहे वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। देखिए आ गया ना, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। ये व्यक्ति आपका संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषताओं को बताने वाला जो शब्द है वह है धार्मिक। कैसा व्यक्ति है? धार्मिक व्यक्ति है।
तो संज्ञा की विशेषताओं को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा और सर्वनाम में एक अंतर जान लीजिए। संज्ञा का मतलब होता है सबनाम, सबनाम, और सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, सबका नाम। आप कहेंगे दोनों एक ही बात है, अंतर है दोनों में, क्योंकि सबनाम का मतलब होता है कि चाहे राम की बात करें, श्याम की बात करें, या लोभ की बात करें, मोह की बात करें, ये जितने भी नाम है, राम, श्याम, गीता, पुस्तक, कलम, पेन, किताब, टेबल, कुर्सी, मेज, हाथी, घोड़ा, ये सभी जो नाम है ये संज्ञा है। लेकिन ऐसा शब्द जो सबका नाम हो, जैसे तुम हम आपको भी कह सकते हैं, किसी और व्यक्ति को कह सकते हैं, किसी और को भी कह सकते हैं, सबके लिए तुम का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए सबनाम होता है, सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। अपेक्षा, आश्वासन, ऐतिहासिक और उपासना। देखिए एक शब्द दिया हुआ ऐतिहासिक, जैसे हम कहते हैं ना कि यह एक ऐतिहासिक स्थल है, तो भाई ऐतिहासिक स्थल का मतलब क्या हुआ? ऐतिहासिक स्थल का मतलब क्या हुआ? जो स्थल है आपका ये संज्ञा है, और इसकी विशेषताओं को बताने वाला शब्द है ऐतिहासिक, इसलिए ऐतिहासिक विशेषण हो जाएगा। और ध्यान रखना कि यहां पर पूछा गया कि इतिहास, इतिहास, इतिहास मूल शब्द होता है, और इतिहास में एक प्रत्यय लगाने से ये जो शब्द बनता है वो बन जाता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक बन जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 नंबर की। करेक्ट, चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या होगा? चर्चा क्या है? एक संज्ञा है ना? चर्चा एक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, और चर्चा से बनता है चर्चित। चर्चा में जब एक प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं तो ये शब्द बन जाता है चर्चित। क्षमा चाहता हूं, इत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, एक नहीं इत, इत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये बन जाता है चर्चित। क्या बन जाएगा? चर्चित। अब ये कहेंगे कि आपको कैसे पता है कि भाई चर्चित विशेषण हो गया, कैसे रटें इसको? तो रटना नहीं है। आप एक बात बताइए मुझे कि चर्चित के आगे यानी इसके बाद हम एक व्यक्ति लगा देते हैं, हम एक व्यक्ति लगाते हैं, तो व्यक्ति क्या है? संज्ञा है। व्यक्ति कैसा है? चर्चित है। कहते हैं ना कि भाई ये बहुत चर्चित व्यक्ति है, ये बहुत चर्चित स्थल है, यानी व्यक्ति की विशेषताओं को चर्चित शब्द बता रहा है। इसका अर्थ ये होगा कि चर्चित आपका विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? विशेषण, क्योंकि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहे 25 रुपए दीजिए। अब ध्यान रखना, 25 रुपए दीजिए, तो रुपए क्या है? एक संज्ञा है ना? रुपए संज्ञा है, और कितने रुपए? 25 रुपए। तो 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, यानी रुपयों को हम गिन सकते हैं। तो जिनको गिन सकते हैं वो क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि वह गणनीय संज्ञा होता है। क्या होता है? गणनीय संज्ञा होता है। जिनको भी गिन सकते हैं वो गणनीय संज्ञा होगा। और गणनीय संज्ञा के पहले जो विशेषण प्रयुक्त होते हैं इसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब ध्यान रखना कि यहां पर भी अलग तरीके से दिया हुआ है, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण ये नहीं दिया है, ये दिया है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण जो होता है ये 2 प्रकार के होता है। ठीक है, ये जो होता है दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, यानी जो विशेषण निश्चित संख्याओं का बोध कराते हैं उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं, और जो अनिश्चित संख्याओं का बोध कराते हैं उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 10 का। करेक्ट, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? अब कई दर्शक गण का मतलब क्या हुआ? कई दर्शक गण का मतलब क्या हुआ? यह कह रहा है कि गण, दर्शक गण, तो जो दर्शक गण है ना, ध्यान रखेंगे, जो आपका दर्शक गण है ये आपका संज्ञा है, और कई दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे कि 1 दर्शक, 2 दर्शक, 3 दर्शक, 4 दर्शक। हम कहते हैं ना कि जरा सभा में ये बताइए कि सभा में कितने दर्शक थे, तो आप कहते हैं कि भाई 20 दर्शक थे, है ना? यानी दर्शक जो होता है यह गणनीय संज्ञा है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, यह गणनीय संज्ञा है। बहुत लोगों को यही बात नहीं समझ में आता है कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में भेद कैसे करें, क्योंकि संख्यावाचक के भी 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, और परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं,
एक निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ध्यान रखना यहाँ पर कई शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन दर्शकों को गिन सकते हैं और गणनीय संज्ञाओं के साथ हमेशा संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। किसका? संख्यावाचक का प्रयोग करते हैं। और संख्यावाचक में कई का मतलब होगा कि यहाँ पर निश्चितता का बोध नहीं कर रहा है, और निश्चितता का बोध अगर नहीं कर रहा है तो इसका अर्थ है कि यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। परिमाणवाचक की बात होगी नहीं, परिमाणवाचक की बात होगी नहीं, और निश्चित संख्यावाचक होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? जरा बताना कि न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, कैसे पहचानेंगे? मैंने कहा कि न्यून शब्द होता है, न्यून आपका मूल शब्द है, यह आपकी मूलावस्था में है। न्यूनतर और न्यूनतम होता है, तो तम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। एक होता है उत्तरावस्था, एक होता है उत्तमावस्था। उत्तर यानी तर प्रत्यय का प्रयोग जब किया जाएगा तो ये विशेषण की उत्तरावस्था होगी, और अगर तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो विशेषण की उत्तमावस्था हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यह कहानी रोचक है। ये कहानी क्या है भाई? रोचक है। तो रोचक शब्द आपका विशेषण है, ये क्या होगा? विशेषण है, ये भी विशेषण है। ये कहानी कैसी है? रोचक है, ये विशेषण है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि यह विशेषण का कौन सा भेद है? जो यह शब्द दिया हुआ इसकी बात कर रहा है। कहानी आपका संज्ञा है, आपको पता है कि कहानी संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषताओं को जो बताने के लिए शब्द प्रयुक्त किया गया है वह एक सार्वनामिक शब्द है यह, इसलिए ये जो होगा आपका वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो 12 का आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। कह रहा आटे में थोड़ा नमक डालें, आटे में थोड़ा नमक डालें। प्रयुक्त व्याकरण पहचाने, आपको पहचानना है कि यह अनिश्चित परिमाणवाचक है, प्रत्येक बोधक है, पूर्ण संख्यावाचक है, या संकेतवाचक है। मुझे एक बात बताइए कि यह कह रहा है थोड़ा नमक डालें, तो नमक क्या है? संज्ञा है। नमक क्या है? संज्ञा है। और थोड़ा नमक डालें तो थोड़ा, बहुत, कुछ, है ना, ये सब विशेषण की ये कह सकते कि ये विशेषण होते हैं। और नमक जो होता है ये परिमाण की बात करता है, परिमाण की बात करता है। जो शब्द परिमाण की बात करते हैं वे कभी गिने नहीं जा सकते, यानी अगणनीय होते हैं, और इनका प्रयोग, ठीक है, और इनके साथ हम लोग परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा नमक डालें, यानी नमक भी निश्चित नहीं है कि 1 ग्राम डालें, 2 ग्राम डालें, 100 ग्राम डालें, 20 ग्राम डालें, 1 किलो डालें, कितना डालें। तो 1 किलो और ये निश्चित अगर करता नमक को तो हम कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक है, लेकिन निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। रेखांकित शब्द इसमें मिठास की बात कर रहा है कि मिठास क्या होगा, तो इसका विशेषण बताना है। अब देखिए विशेषण क्या हो जाएगा मिठास का। मिठास जो होता है यह एक भाववाचक संज्ञा है, यह एक भाववाचक संज्ञा होता है, और मीठा इसका बनता है। जो मीठा शब्द है यह आपका विशेषण होता है। जैसे कहते हैं ना कि मीठा आम या मीठा सेब, तो भाई सेब क्या है? एक संज्ञा है, और सेब की विशेषता कौन बता रहा है? मीठा बता रहा है, इसका मतलब है कि मीठा विशेषण हो जाएगा। क्लियर होगी बातें? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 का है कि वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन करिए। देखिए विशेषण कई रूप में होता है, जैसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं, लेकिन विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। आप देख सकते हैं कि विशेषण के पहले प्र उपसर्ग लगा हुआ है, और प्र का अर्थ होता है पहले, यानी विशेषण के पहले जो शब्द आकर के विशेषण की भी विशेषताओं को बताते हैं ये प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं वह बहुत मधुर गाता है, तो वह कैसा गाता है? मधुर गाता है। मधुर आपका विशेषण होगा। मधुर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका साथियों विशेषण, ठीक है। लेकिन कितना मधुर गाता है? बहुत मधुर गाता है, तो बहुत आपका प्रविशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका, अच्छा ये कह रहा है कि कौन सा शब्द प्रविशेषण शब्द है, तो बहुत आपका प्रविशेषण हो जाएगा। तो विकल्प आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। साथियों आज हमने विशेषण से जो क्वेश्चन ले रखा था ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, यानी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखना कि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको रट लेना। आज मैंने जितने क्वेश्चन विशेषण से कराया, मैंने केवल और केवल आपको 15 क्वेश्चन कराया है, लेकिन ध्यान रखना कि विशेषण से अगर क्वेश्चन आता है तो इतने में से कभी बाहर नहीं जा सकता, इससे बाहर क्वेश्चन आपका बन ही नहीं सकता है, इतना जान लीजिए। तो इसलिए मन से पढ़ते रहिए,
हम आपको डेली इस तरह के क्वेश्चन कराएंगे, कम कराएं अधिक कराएं जो भी कराएं। इसके बाद हम जो क्लास लेंगे वो एक मैराथन की क्लास लेंगे, मैराथन की क्लास लेंगे। और ध्यान रखना कि ये जो क्लासेज होंगी वो 1 से 1.5 घंटे की हो सकती हैं, ठीक है। इससे बड़े भी जो आपकी क्लासेज हैं वो लिया करेंगे। तो चिंता नहीं करना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, मनोयोग के साथ पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।